जियोमेट्री में सर्कल एक ऐसा टॉपिक है एडवांस मैथ में जहाँ से सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप सर्कल के सारे सवाल, जो भी ये 5-6 फिक्स्ड थ्योरम है, उन सभी को आप कंप्लीट कर जाओगे। और इस तरीके की मैं पूरी एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें जो भी मैथ्स के ट्रिक वाले क्वेश्चंस है उन सभी टॉपिक वाइज ट्रिक को मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है जी। तो आप देखोगे साइड में मेरे कुछ आपको थ्योरम्स दिख रही होगी। इन्हीं थ्योरम्स के आधार पर हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को समझेंगे। देखो, जैसे एक सर्किल है, इस सर्किल में आप देखोगे तो इस सर्किल में आपको दो लाइंस दिखाई दे रही होगी। इन लाइंस को बोलते हैं हम जीवा। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं, कोड्स बोलते हैं जी। कोड्स होती है कि किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, इसको हम जीवा बोलेंगे। और जो ये जीवा जहां ये काट रही है, इसको एक सेंटर पॉइंट बोलेंगे। इसका मैं नाम ई रख देता हूं। ठीक है। अब मान लो कि ये एक जीवा है ए बी और ये दूसरी जीवा है सी डी। पहले ध्यान से समझो। तो यहां से आपको करना यह है कि इनके बीच में जो रिलेशन होगा, जहां भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी जिस पॉइंट से भी ये दोनों जीवाएं निकल रही है, उस पॉइंट से गिनती करनी शुरू करो। इस पॉइंट से काउंट करो एक बार इसको, यानी कि ई बी। और फिर इसी पॉइंट से इसकी दूसरी वाली साइड यानी कि ई ए। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो किसके इक्वल होगा? अब दूसरी जीवर पर जाएंगे, ई डी एंड इनटू ई सी। इन दोनों के रिलेशन के इक्वल हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई के। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ध्यान रखना सभी। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे ट्रायंगल में चलता हूं, तो इस दूसरे ट्रायंगल में ये एक जीवा है जो बाहर किसी पॉइंट पर आकर मिल रही है। मान लो इसका नाम भी मैं ई रख देता हूं। और ये एक जीवा है जो बाहर आकर के मिल रही है। इन दोनों को हम बोलते हैं छेदक रेखाएं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखाएं। तो अगर मान लो मैं इसका नाम ए बी रख दूं और इसका नाम मैं सी डी रख दूं, तो यहां भी क्या रिलेशन बनेगा? जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि जिस पॉइंट पर आकर के ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहीं से काउंट करो। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से आप ई से बी पे जाओगे, फिर ई से ही ए पर जाओगे। तो कहने का मतलब होगा कि ई बी इंटू ई ए इक्वल होगा किसके? इसी पॉइंट से अब सी पर जाओगे, फिर इसी पॉइंट से डी पर जाओगे, यानी ई सी इंटू ई डी। देखो, सेम ही थ्योरम है ना, एक ही ट्रिक है और दोनों थ्योरम सेम काम कर रही है। ठीक, क्लियर रहेगी बात। अभी हम इस पे सवाल भी करेंगे, वहां और समझेंगे और देखेंगे कि कैसे पेपर में सवाल आते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम। अगले पेज पर आप देखोगे तो अगले पेज पर आपको सर्किल में यहां से टच होती हुई एक लाइन दिखाई दे रही है। इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं जी? स्पर्श रेखा। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं टेंजेंट। ठीक है। ये भी कहाँ करके मिल रही है? मान लो ये इस पॉइंट पर आकर मिली है, ई पॉइंट पर। और इसका मैं नाम रख देता हूं, ये ए है, ये सी है, चलो बी रख देते हैं, ये बी है और ये सी है। ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर, यानी ई से शुरू करेंगे हम, ई ए का स्क्वायर इक्वल टू होगा ये जो छेदक रेखा है, यानी कि ई बी इंटू ई सी। ई बी इंटू ई सी, बस इतना ध्यान रखना है। अगर ये ऊपर वाली भी छेदक रेखा होती तो फिर हम उसमें भी यही तरीका अपनाते कि पहले ई से उस पॉइंट तक जाते, फिर ई से दूसरे वाले पॉइंट तक जाते। तो स्पर्श रेखा में सिर्फ स्क्वायर करना है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे आप दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और इस दो ट्रायंगल को टच होने वाली जो ये लाइन है, ये भी टेंजेंट है इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी टेंजेंट है। तो इसको हम बोलेंगे तिरछी स्पर्श रेखा, तिरछी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टीसीटी बोलते हैं जिसको, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। कई बार ऐसे टीसीटी लिखा मिलेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है वो ध्यान से सुनना। देखो, जैसे कि ये सर्किल है, इनके बीच में कुछ सेंटर रहे होंगे, राइट। इनकी कुछ रेडियस भी रही होगी, इसकी भी कुछ रेडियस रही होगी। इसकी रेडियस को मैं नाम दे देता हूं R1 और इसकी मैं रेडियस को नाम दे देता हूं R2। ठीक है। अब केंद्र से इन दोनों केंद्रों की अगर मैं बीच की दूरी की बात करूं, ये देखो यहां तक, इस बीच की दूरी की बात करूं, तो मैं इसको D नाम दे देता हूं, D, राइट। इसको मैं एक D नाम दे देता हूं। अगर मुझे इस ट्रांसफर टेंजेंट की लंबाई निकालनी है, इस ट्रांसफर टेंजेंट का भी नाम रख देते हैं हम, कुछ PQ नाम रख देते हैं। अगर मुझे इस ट्रांसफर टेंजेंट की लंबाई निकालनी है तो ध्यान रखना कि PQ इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ डी का स्क्वायर यानी केंद्रों के बीच की दूरी माइनस त्रिज्याओं के जोड़ का स्क्वायर यानी R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये रहेगा TCT का फॉर्मूला यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। ठीक है, इसी के आधार पर आपकी डायरेक्ट कॉमन ट्रांजेंट भी बन सकती है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे बनेगी, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। जैसे यहां मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम बता देता हूं। मान लो कि दो सर्किल है आपके पास, एक ये सर्किल है एक ये सर्किल है, और इस सर्किल की रेडियस है R1, इस वाले सर्किल की रेडियस है R2। इनके केंद्र की बीच की दूरी ले लेते हैं D। अब ट्रांसवर्स तो हमने निकाल ली, पिछले उसमें पढ़ी है। अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो ये एक डायरेक्ट लाइन है जो दोनों सर्किल को टच होते हुए जा रही है, राइट, एक ही साइड में होते हुए जा रही है। इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट TCT बोलेंगे जी। और अगर ऐसे तिरछी होके जाती तो फिर हम बोलते ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, मान लो मैं इसकी भी लंबाई नाम रख देता हूँ PQ। तो अगर मुझे PQ निकालना है तो वो होगा अंडर रूट ऑफ इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी D का स्क्वायर, माइनस ही आएगा लेकिन इस बार रेडियस का डिफरेंस लेना है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहेगा हमारा DCT यानी कि डायरेक्ट के लिए। अब आप कैसे याद रख सकते हो, जब ये ऊपर है डायरेक्ट तो ट्रांसवर्स वाली से छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है, याद रखने का तरीका है छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है, इसलिए इनके बीच के रेडियस में डिफरेंस लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको TCT निकालना होगा ट्रांसवर्स ऐसे तिरछा, तो वो आपको लंबाई दिखेगी, वो लंबी दिखेगी इससे, तो उसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस उसमें हम रेडियस का सम लेंगे। बस ये फॉर्मूला है, ये याद रखना सभी। ओके, क्लियर है यहाँ तक बात। अच्छा, कई बार ऐसे भी आ जाता है, एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं दूसरा, एक सर्किल ये है और एक दूसरा सर्किल और है जो कि आपस में एक दूसरे को ही टच कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं और मैं यहाँ इनके बीच में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालूं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो वो देखना कैसे निकलेगी। उसका सिंपल फॉर्मूला होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट PQ, मान लो मैं इसका नाम PQ रख देता हूं, ये हो जाएगा 4R1 R2। ठीक है जी, 4R1 R2 कैसे होगा जी ये, देखो मान लो इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। अब मुझे बताओ इनके केंद्र के बीच की दूरी जो होगी, अगर इसकी R1 है इसकी R2 है, तो केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2 हो जाएगी ना। D की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2। अगर मैं इसी फॉर्मूले में रखूं, अगर मैं इसी फॉर्मूले में रखूं, मुझे क्या निकालना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। यहाँ से PQ की वैल्यू अगर मैं रखूं तो अंडर रूट ऑफ D की वैल्यू कितनी होगी, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ कितना दे रखा है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी 4R1 इंटू R2। तो मैंने तुम्हें ट्रांसवर्स भी बता दिया है, डायरेक्ट भी बता दिया है, और जब दोनों पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो भी बता दिया। अब सर्कल में और कौन सी थ्योरम आ सकती है एक बार ये भी समझो। जैसे कि मान लो एक सर्किल है, इस सर्किल पर एक कोड है, एक जीवा है, ठीक है, यहां इसका सेंटर है, O सेंटर है जी। इस O सेंटर पर जब भी जीवा पर कोई लाइन खींची जाएगी, वो एक तो इसके परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री पर, और एक इस जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, राइट। अगर मान लो ये पूरी जीवा 12 सेंटीमीटर की है तो हाफ इधर रहेंगे 6, हाफ ही इधर रहेगी, 6 हो जाएगी, हाफ हाफ बटेगी। और अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो रेडियस ये रहेगी। अब ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ही एक ट्रिपलेट लगता है, ट्रिपलेट। तो ये ट्रिपलेट याद रखना, वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे क्या वैल्यू निकल सकती है, मान लो मैं ये कहूं कि ये जो कोड है ये 12 सेंटीमीटर की है, तो ये हाफ डिस्टेंस यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर मैं आपसे कहूं कि ये केंद्र से जीवा के बीच की ये दूरी 8 सेंटीमीटर की है, तो रेडियस कितने निकलेगी, तो 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है, रेडियस आ जाएगी हमारी 10 सेंटीमीटर की। क्लियर। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अगला पॉइंट हो सकता है कि एक सर्किल है और इस सर्किल के सेंटर के एक ही साइड में दो जीवाएं है, एक ही सेंटर में दो जीवाएं है, और यहां इसका सेंटर दे रखा है, तो सेंटर के एक तरफ दोनों जीवाएं है। आपसे सवाल में ये पूछेगा कि इन दोनों जीवाओं के बीच की डिस्टेंस बता दो, यानी कि ये वाली डिस्टेंस बतानी है।
तो यही सेम कंसेप्ट लगाओगे आप, ऐसे आप रेडियस खींचोगे, यही सेम रेडियस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, दोनों रेडियस इक्वल ही होगी। और दोनों ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल का, ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, इन दोनों ही ट्रायंगल में आपको ट्रिपलेट वाला मेथड लगाना है और आप आराम से दोनों जीवाओं के बीच की दूरी को निकाल लोगे। ठीक है, कई बार ये ऐसा भी बोल सकता है ट्रायंगल इसमें सर्किल में कि एक सर्किल हो गया ये, इस सर्किल के सेंटर के एक तरफ ना होकर के दोनों तरफ जीवाएं है, एक जीवा यह है और एक जीवा ये है, और सेंटर कहाँ पड़ता है, बीच ओ में पड़ता है। तो यहां भी आप क्या करोगे, ये उसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एक लाइन खींच दी मैंने सेंटर से, ये एक लाइन इधर खींच दी मैंने, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी अब टोटल ये मानी जाएगी। समझ गए बात को, ये मानी जाएगी। मान लो मैं ये कहता हूं कि इस जीवा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर की, तो ये 5 5 रहेगी। मैं कहता हूं इस जीवा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर की, तो ये 6 6 रहेगी। समझ आई बात, ये 6 6 रहेगी। अब अगर मैंने आपसे ये कहा कि इसकी जो रेडियस है वो है जी आपकी कितनी कितनी मान सकते हैं, रेडियस, आपसे रेडियस पूछ सकता है। मान लो मैंने इसकी रेडियस बोल दी कि इसकी रेडियस है जी 5, ना बोल करके मैं बोल देता हूँ रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर की है, या रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर की है। चलो मैंने यहाँ 5 ही मान लिया, 5 मान लो, या चलो आसान बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर की मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर मान लिया मैंने। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होगा, तो ये तो 8 रहेगी। और ये वाली हाइट यहाँ भी आप ट्रिपलेट लगाओगे, तो यहाँ आप कैसे ट्रिपलेट लगाओगे, 100 में से 25 घटाओगे 75, ये आ जाएगी आपकी रूट 75, 25 से 75 यानी कि 5 रूट 3। तो यहाँ से आप देखोगे 8 और 5 13 रूट 3 की डिस्टेंस रहेगी। ये सर्किल के यही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एसएससी के और रेलवे के एग्जाम्स में आते हैं। अब हम कुछ सवालों को देख लेते हैं और ये सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। पढ़ो आगे। जैसे देखो पहला सवाल दिया है आपको, देखते हैं अब कितने जल्दी करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2018 शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है। आपको एक सर्किल दिया है, सर्किल में आपको 2 जीवाई दे रखी है। ए की वैल्यू दी है जी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। डी की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये 15 है। सी की वैल्यू 2.5 दे रखी है, ये 2.5 है। आपसे वैल्यू पूछी है डी की। मैंने बताया था इस ई से शुरू करो, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो एक्स इंटू फिर इस ई से सी पे जाएंगे 2.5 इक्वल टू होगा 15 चौके 60। ठीक है, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ एक जीरो और लग जाएगी। और अब आप इसे 25 से भाग दोगे तो 25 दूनी 50 चलेगी और फिर 25 चौके 100 चलेंगे, तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इस सवाल का हमारे का सही जवाब रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। ये ऐसे ही सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ये एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, रेलवे के हर उसमें आते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इन सवालों से। चलो आगे आएंगे, अगला सवाल देखो। सेम इसी प्रकार का सवाल है, बताओ कैसे करोगे। ए की वैल्यू 5 दे रखी है, बी की वैल्यू 15 दे रखी है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट यहीं पे, 15 5 75। किसके इक्वल होगा जी ये, सी की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, डी की वैल्यू निकालनी है, तो 25 से आप भाग दे दोगे, 25 से 75, आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आपको सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूले से क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट सवाल पर आएंगे। ये वाला सवाल देखो। अब सवाल में कहा गया कि एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलती है। तो पहले हम एक सर्किल खींच लेते हैं, एक वृत्त, दोनों जीवाएं हैं, एक जीवा ए बी है, इसको मैंने बाहर तक खींच दिया। एक जीवा सी डी है, इसको भी मैंने बाहर तक खींच दिया। दोनों आकर के कहाँ मिल रहे हैं, बिंदु ई पर मिल रहे हैं जी। ये ए बी था, ये सी डी था, कर लोगे आप इसको। ए बी की वैल्यू दी है 9, ए की वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट ये 12 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, अगर ये पूरा 12 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनना, अगर ये पूरा 12 सेंटीमीटर है और ये 9 है, तो ये कितना बचेगा, ये 3 सेंटीमीटर बचेगा बी, क्योंकि हमें ई से काउंट करनी है। फिर आगे देखेंगे, ई डी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ए बी और सी डी को बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर, तो ई डी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जीवा सी डी की लंबाई बता दो, इसकी लंबाई बतानी है जी। तो भाई कैसे करोगे आप, ई से काउंट करोगे, ई और बी यानी 3 गुना,
फिर ई से ही ए तक जाओगे, 12 की मल्टीप्लाई होगी। इस 9 का सिर्फ इतना ही रोल था कि हम बीई की वैल्यू निकाल सके। किसके इक्वल हो जाएगा ये? ईडी इंटू ईसी के। तो ईडी की वैल्यू 4 है इंटू ईसी। क्लियर बात है यहां तक? अब आप इसे सोल्व करोगे तो 4 तिया 12, 3 तिया 9। ईसी की वैल्यू आ चुकी है जी 9 सेंटीमीटर। अब इस कंप्लीट ईसी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आई है, ईडी की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो ये कितनी बच जाएगी? ये 5 सेंटीमीटर बच जाएगी। आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। तो सवाल को थोड़ा सा उसने बढ़ा दिया और एनटीपीसी में डाल दिया, जो ग्रेजुएशन बेस या 12th बेस एग्जाम होता है ग्रुप डी से। तो ग्रुप डी में सिंपल फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे और यहाँ उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल। ये वाला सवाल देखो। किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों जीवाएं है, बाहर निकलेगी, सेम टू सेम सवाल है। पहले सर्किल बना लो, फिर इस सर्किल से दो जीवाओं को बाहर खींच दो जो कि बिंदु एफ पर आकर के मिल रही है। ये मैंने एफ पर आकर मिला दी यहाँ पर। और जीवा कौन सी है? ए बी। इनके नामकरण सही करना, अगर आपने नाम उल्टे रख दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सी डी जीवा बाहर आई है तो सी को मैं इस साइड में लिखूंगा, ना कि इस साइड में। अगर मैंने उल्टे नाम लिख दिया तो सवाल में गड़बड़ हो जाएगी भाई। अच्छा, ए एफ की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट 12 है, कंप्लीट 12 है। बी एफ की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये इतनी 4 है। तो इन दोनों की गुणा करेंगे हम, कितना आएगा? 12 चौके 48। वो किसके इक्वल होगा? सी एफ की वैल्यू 16 दे रखी है, कंप्लीट सी एफ 16 है, 16। और आपसे वैल्यू पूछी है सी डी की, यानी इसकी वैल्यू पूछी है। तो पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। इसकी वैल्यू निकलेगी 16 इंटू एक्स। 16 × 48, एक्स की वैल्यू आ चुकी 3। ये 3 है, ये 16 है। 16 में से 3 घटाओगे तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ए ऑप्शन। समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पर आएंगे। 5वां सवाल देखो। ये एक छेदक रेखा है और ये एक स्पर्श रेखा है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर इस पॉइंट से काउंट करेंगे तो डी बी इंटू डी ए, इसके इक्वल होगा डी बी इंटू डी ए के। अब देख लेते हमें क्या क्या वैल्यू दी है। हमसे ये कहा गया कि यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ए बी यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, टी ई 6 सेंटीमीटर है, टी ई ये 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ बी डी की लंबाई बता दो। इसकी लंबाई बतानी है जी। तो आप देखोगे 6 का स्क्वायर करूंगा मैं 36 इज इक्वल टू, टी बी की तो लंबाई मुझे निकालनी है, नहीं पता अभी। एक्स मान लूँ क्या मैं इसको कुछ समय के लिए? मैं इसको कुछ समय के लिए एक्स मान लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू एक्स रहेगी। लेकिन जब डी ए की बारी आएगी तो डी ए में ये एक्स और 5 दोनों जुड़ेंगे, यानी एक्स प्लस 5 होगा। समझ आई बात? एक्स प्लस 5 होगा। अब मुझसे कहा गया कि आपको बतानी है बी डी की लंबाई, यानी कि एक्स की लंबाई बतानी है। मैं एक्स की जगह पर ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये 36 के इक्वल आ जाए? क्या रखूंगा मैं ऐसी वैल्यू? तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ ऑप्शन से उठा करके चलूँ और मैं 4 सेंटीमीटर को पकड़ूं, तो x की जगह मैंने 4 रखा, इधर 9 होगा, 9 चौक 36, इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। हमारा ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन। समझ पा रहे हो आप? ऐसे ही सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल का है ये सवाल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल पर आएंगे। ये वाला सवाल देखो। इस एक वीडियो से आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। सवाल में कहा गया कि आपको एक जीवा दे रखी है, ये जीवा है ए बी, इसको बाहर तक मिलाया गया तो छेदक रेखा बन गई है, और ये एक स्पर्श रेखा है। अभी अभी हमने ये कंसेप्ट पढ़ा कि एफ डी का स्क्वायर बराबर होगा डी बी इंटू डी ए। इस पॉइंट से काउंट करेंगे, इस पॉइंट से। तो देखो ए बी की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। बी डी की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो ये कंप्लीट वैल्यू हो गई 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, अच्छा जी। डीई की वैल्यू आपसे पूछी है, डीई, ये डीई दे रखा है, एफ डी नहीं है, ये डीई है। तो इसका स्क्वायर करेंगे आप, ई डी का स्क्वायर करोगे आप, तो वो किसके इक्वल होगा? डी बी, यानी कि 2 इंटू डी ए। डी ए कितना है? 8 दे रखा है, 8 दूनी 16, और 16 का रूट करोगे तो 4 सेंटीमीटर, जो कि आएगा बी ऑप्शन से। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल। 7वां सवाल देखो। सवाल में कहा गया कि दो वृत्तों की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर है, यानी ये R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी ये D की वैल्यू है।
आपसे कहा गया अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा। अनुप्रस्थ को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, यानी तिरछी। यानी आपसे पूछ रहा है टी सी टी की वैल्यू, और टी सी टी की वैल्यू बताई थी तुम्हें √d² माइनस, जब टी सी टी निकालते हैं तो दोनों जुड़ती है ये त्रिज्याएं, तो R1 + R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √d को देखो, d कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर करोगे 100 माइनस। अब R1 + R2 करना है आपको, 4 3 7 और एक 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 100 में से 64 जाएंगे 36 बचेंगे, 36 का रूट करोगे 6 आ जाएगा। तो हमारी अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि ए ऑप्शन में दे रखी है। क्लियर है? ये RRB ALP और टेक्नीशियन का सवाल है। समझ गए होगे सभी, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। कैसी लगी आपको क्लास? लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।